नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। जैसा कि सुबह मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है लखनऊ आ रहे हैं। अब वो लखनऊ आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में उनका जोरदार स्वागत किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, डिप्टी सीएम के द्वारा, और सभी ने ये कमिटमेंट किया कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को पूरी तरह से कामयाब करेगी। अब 2024 में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम ये असेसमेंट करने पर आए हुए हैं कि क्या भूपेंद्र चौधरी जी मिशन 80 को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हैं, जो काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीटीआई के 25 सालों तक जो है यहाँ पर ब्यूरो चीफ रहे हैं और बड़ी बारीक पकड़ है इनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, खासकर भाजपा के ऊपर। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़। प्रमोद जी, मेरा पहला सवाल ये है कि भूपेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसके क्या मायने? अनूप जी, देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो जातिगत समीकरणों के आधार पर लगभग 30 वर्षों से जो भी समीकरण हैं सत्ता में आने के, सत्ता में बाहर होने के, वो जातिगत समीकरण जो हैं वो तय करते रहे हैं पार्टियों के। मुझे लगता है कि जो अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उस चुनाव में जिस ढंग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वहाँ विशेष रूप से जाट समुदाय के लोगों ने, या यूं कह लीजिए उसका एक कारण और भी है कि जो किसान आंदोलन और टिकैत की नाराज़गी, साथ ही साथ वहाँ मुस्लिमों का लामबंद होना, और इनके अगर आप देखें तो 14 में जो मोदी जी जब सत्ता में आए केंद्र की, तो उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी अहम भूमिका रही थी और वहाँ उनको सर्वाधिक सीटें मिली थीं। वो कमज़ोर हो रही थी, शायद जो जातिगत समीकरण उनको साधने के लिए, और जाटों को कहीं ना कहीं जो उनके मन में कहीं नाराज़गी है, तो इसलिए जाट समुदाय के लोगों को लाया गया है से चौधरी जी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सवाल बड़ा है, वो जाट ले तो आए हैं और जाट बिरादरी से भी हैं, लेकिन जाटों की जो राजनीति है या जाटों की जो सोच है वो वहाँ के खाप तय करते हैं। वहाँ अध्यक्ष बना देने से हाँ एक संदेश, इनका ये भी तो है कि सर इनका जो है प्रभाव जो है मुरादाबाद उसके आसपास के सिर्फ 4 जिलों तक ही सीमित। हाँ, मैं यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। उसके पीछे मेरा मोटिव या कहने का मतलब मकसद ये था कि ये मुरादाबाद के रहे हैं और जाटों में कोई इनकी बहुत ज़्यादा कोई पकड़ है उसका मैं नहीं समझता कि जाटों पर इनका बहुत प्रभाव है, जैसा कभी चौधरी चरण सिंह साहब का हुआ करता था कि चौधरी चरण सिंह साहब कहीं भी हों, लेकिन जाट समुदाय उनके पीछे बगैर सोचे आंख मूंद के खड़ा हो जाता था। तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह की स्थिति नहीं है। 2-4 जिलों में उनका अपना, वहाँ चूँकि रहे हैं मुरादाबाद में, तो आसपास के ज़िलों में उनके जाट समुदाय में प्रभाव हो सकता है। लेकिन बावजूद उसके वो चाहे वो मुरादाबाद और 4-5 ज़िले ही क्यों ना हों, सवाल है कि जाट की जो सोच है वो उसके खाप तय करते हैं, और जो खाप कह देते हैं वो मतलब वो पूरी बात होती है और उसके आगे फिर वो किसी के नहीं सुनते हैं। बहरहाल इनको संगठन का भी काफ़ी कुशल नेता माना जाता है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, बड़ी चर्चा थी पहले कि सवर्ण से कोई बनेगा, ब्राह्मण से कोई बनेगा, या फिर कोई दलित से बनेगा, लेकिन न सवर्ण आया न दलित आया। जबकि इसके पहले अगर हम 14 की बात करें या 19 की बात करें तो 14 में जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण से, और फिर 19 में महेंद्रनाथ पांडे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेकिन इस बार ये मतलब पिछड़ा कार्ड खेला है अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, या यूँ कहें भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या इस कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? नहीं, देखिए, वो जो आप ये कह रहे हैं, जो उन्होंने कार्ड खेला था, ब्राह्मणों का कार्ड खेला था, वो अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले सोशल इंजीनियरिंग करके मायावती जी ने ब्राह्मणों को लामबंद कर लिया था। ब्राह्मण जो है वो उसको पूरी तरीके से ला के, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में मायावती आ गई थी। इस लिहाज से उन्होंने वहाँ पहले 14 में वाजपेयी जी को बनाया और कि ब्राह्मण आ जाए, ब्राह्मण जोड़ा भी। उसके बाद उन्होंने 19 में आ जाइए, उन्होंने पांडे जी को रखा, वो ले आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो समय समय पर बदलाव आते रहते हैं जातिगत समीकरणों के, उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बना दिया।
उसके बाद फिर इनको स्वतंत्र सिंह जी को वो बैकवर्ड की राजनीति को उन्होंने साधने की कोशिश की। तो ये इससे क्या सवर्ण नाराज नहीं होगा? बड़ी चर्चा थी पिछला योगी वन सरकार थी, उसमें ऐसी चर्चा चली थी कि ब्राह्मण जो है उनसे नाराज हैं और इसी की वजह से जो है मुझे लगता है ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाया गया, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि अभी भी उनके अधिकारों को लेकर थोड़ी सी उठापटक चल रही है। तो इससे इनको अध्यक्ष बनाने से क्या जो सवर्ण वर्ग है, खासकर जो ब्राह्मण वर्ग है, वो संतुष्ट हो जाएगा? निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी चिंता का विषय भी है और इस पर वो वर्क भी कर रही है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ब्रजेश पाठक जी को सिर्फ इसलिए लाया गया कि वो ब्राह्मणों में उनकी अच्छी पैठ है, कार्यकर्ताओं में ब्राह्मणों के, न केवल ब्राह्मणों में बल्कि ब्रजेश पाठक जी की ब्राह्मणों के साथ साथ अदर उसमें भी सबकी वो लोकप्रिय हैं। तो इसलिए उनके कद को बढ़ा के, जबकि वो भाजपा कैडर के नहीं हैं, ये सिर्फ जातिगत समीकरण को साधने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री। लेकिन अब फिर अगर आप देख लें तो इधर जो स्वास्थ्य विभाग में जो उन्होंने उस व्यवस्थाओं को सुधारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद फिर कन्फ्रंटेशन हो गया उनके एसीएस को लेके और एसीएस अभी भी कुछ कर नहीं पा रहे और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण समुदाय में भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें तो बेसिकली ब्राह्मण की अगर राजनीति को अगर आप नज़दीक से देखें एक लंबे समय से, तो वो पहले कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। कांग्रेस के बाद उसने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया ब्राह्मण ने कि शायद कांग्रेस के दिन पलटेंगे और वो फिर और उनके साथ वो जुड़ा रहा। लेकिन जब देखा कि कांग्रेस तो बिल्कुल मृतप्राय होती जा रही है, रोज़ घटती ही जा रही है, तो वो अंततः फिर वो भारतीय जनता पार्टी के मंदिर आंदोलन में ब्राह्मण उनके साथ जुड़ गया और कल्याण सिंह को वो सत्ता में ले आया। लेकिन कल्याण सिंह ने आके फिर ओबीसी का कार्ड खेला, उसके बाद ब्राह्मण फिर नाराज़ हो गया, उसके बाद फिर राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाए और उसके बाद जब ये स्थिति पैदा हुई तो 14 में जो लाया गया वो सिर्फ इसलिए लाया गया कि ब्राह्मण नाराज़ है, तो उसको साधने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लाया गया, फिर उनको लाया गया। लेकिन हालात फिर वैसे के वैसे ही हो गए हैं। निश्चित रूप से जो आपने सवाल किया, ब्राह्मण जो है आज भी किसी भी दल से संतुष्ट नहीं है। बात करते हैं चुनावी राजनीति को ही लेकर, तो बात थोड़ा पीछे जाते हैं, बिहार चलते हैं। बिहार में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदला और उसके बाद नीतीश कुमार जो है इनका साथ छोड़ के जो है तेजस्वी के साथ हो गए, तो वहाँ पर इनको एक झटका लगा बीजेपी को। तो आपको मतलब बिहार से बीजेपी को क्या सीख लेना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की भाषा में महाराष्ट्र का जवाब दिया, जिस ढंग से शिवसेना को उन्होंने, और मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जी ने जिस चतुराई से और बड़ी मतलब गोपनीयता से सरकार पाला पलट दिया और भारतीय जनता पार्टी हतप्रभ रह गई, देखती रह गई ये हुआ क्या, ये उसके एक्सपेक्टेशंस के बाहर था। निश्चित रूप से बिहार का एक इम्पैक्ट पूरे देश में जाएगा और नीतीश कुमार जी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही भी कि सारे राजनीतिक दलों ने ये बात हमारे इस कदम को अच्छा माना है और जो देश की राजनीति है उसमें विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। तो बिहार का तो चलिए ठीक है, बिहार में एक तरह से बीजेपी को चुनौती मिल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि अगले एक आध साल में कोई चुनौती देने वाला, चाहे सवर्ण से हो, चाहे बैकवर्ड से हो, या कोई भी पार्टी हो, कुछ इस तरह का समीकरण यूपी में बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तो कोई चीज़ ऐसी सरफेस पे नहीं आई है कि विपक्ष पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बिखरा हुआ है, सब अपनी ढपली अपने राग में है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है या मैं समझता हूँ, 24 के चुनाव के आने 23 तक जो है वो पूरे देश के राजनीतिक समीकरण एक बार बदलेंगे और विपक्ष की अब ये व्यवस्था है कि वो एक प्लेटफार्म में आए। भारतीय जनता पार्टी समूचे विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है, जैसे इंदिरा गांधी हुई थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मतलब उनके सामने दूसरा कोई खड़ा नहीं हो पाता था। आज वही स्थिति मोदी जी की है। मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष इतना बौना हो गया है कि उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो बिखरा हुआ है, वो अपनी अपनी ढपली की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि 24 में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे और जो विपक्ष जो है, जो बिखरा था, वो कहीं ना कहीं अब ये देखने की बात होगी कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए, क्योंकि यही एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है कि आखिर कौन लीड करेगा।
इसको लेके चूंकि हो सारे सकता है कि नीतीश कुमार की भूमिका हरकिशन सिंह सुरजीत की तरह हो जाए, जो सबको एक साथ लेकर ले आए। हाँ, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का नहीं, वरिष्ठ नेता हैं और वो अपने बात के धनी हैं। वो राजनीति में मतलब छल कपट की राजनीति जो है वो एक ना स्पष्ट बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं साथ तो हैं, नहीं है तो नहीं है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिटवीन द लाइंस नहीं रहते हैं, वो सीधा है दिस वे या दैट वे। तो इस वजह से विपक्ष में उनकी विश्वसनीयता है और मुझे लगता भी है कि नीतीश कुमार जी इसमें अहम रोल निभाएंगे और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही भी है कि समूचे विपक्ष को एकजुट होना होगा, वो इस दिशा में प्रयास करेंगे। और बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये राजस्थान, ये जो उत्तर भारत के अगर इधर के ले लीजिए, ये महत्वपूर्ण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण होंगे। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष अगर एक हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आ जाए, लेकिन चुनौती उसके लिए बड़ी होगी। तो चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी होगी और खासकर अगर 2024 की बात की जाए तो बिहार में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है और जिस तरह से यहाँ पर भाजपा के द्वारा दलित या ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, लेकिन बनाया गया जाट को, और भूपेंद्र चौधरी जो है वो काफ़ी संगठन के प्रबंधन में काफ़ी कुशल नेता माने जाते हैं। अब देखना होगा कि अब उनकी कुशलता कितनी कामयाब होती है, उनकी कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं विपक्ष को बिखरे रहने में और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में। साथ ही साथ सवर्ण तबका, खासकर ब्राह्मण की बात की, जैसा कि प्रमोद गोस्वामी साहब ने कहा कि ब्राह्मण तबका अभी भी संतुष्ट नहीं है, खासकर अगर इस योगी 2 सरकार में ब्रजेश पाठक के कद को या पिछले दिनों उनके साथ हुए डेवलपमेंट को देखा जाए तो ब्राह्मण वर्ग को किस तरह से वो संतुष्ट करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और मिशन 80 को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो 2024 के जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इन सब डेवलपमेंट से 24 का चुनाव जो है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, बहुत ही दिलचस्प हो गया है। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़, लखनऊ।